नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बस्तर की जेलें आदिवासी कैदियों से भरी हुई हैं। ज्यादातर मामले नक्सल गतिविधियों में शामिल होने के हैं। ऐसे मामलों में बंद निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए रमन सरकार ने बुच कमेटी बनाई। कमेटी ने सिफारिशें भी दी, लेकिन वो सिफारिशें सालों धूल खाती पड़ी रहीं। अब कांग्रेस सरकार ने इन मामलों को देखने के लिए एक नई कमेटी बनाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नई कमेटी से निर्दोष लोगों को न्याय मिल पाएगा? इसी पर आज हम करेंगे बहस, लेकिन उसके पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। कमेटी से मिटेगा कलंक, बंदी आदिवासियों को मिलेगा इंसाफ। एक तरफ नक्सली और दूसरी ओर झूठे मामलों का जाल। दोनों के बीच में फंसे बस्तर के लिए सांस लेना भी आसान नहीं है। लाल आतंक का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में हर परिवार का कोई न कोई जानने वाला जेल में बंद मिलेगा। समस्या आज की नहीं है, बल्कि सरकार और नक्सलियों के बीच टकराव के समय से ही ऐसा होता आया है। साल 2012 में कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण के समय नक्सलियों और राज्य सरकार के मध्यस्थों के बीच हुई बातचीत में जेल में बंद आदिवासियों के मामलों को प्राथमिकता के साथ पुनर्विचार कर निपटाने पर सहमति भी बनी थी। सरकार ने इसके लिए निर्मला बुच की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने रिपोर्ट भी दी, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। अब नई सरकार एक नई कमेटी बनाने जा रही है। जेलों में जो आदिवासी बंद है उनके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाने की बात करी है अपने रिटायर्ड डीजी के उसमें। बिल्कुल, उस मामले में जल्दी फैसला होगा, हमने कर लिया है। कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए कई बार ये मुद्दा उठाती रही है। पार्टी ने बार बार कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों को झूठे नक्सल मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया है। सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने जो कमेटी बनाने का फैसला किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष होंगे। रिटायर्ड डीजीपी सहित कम से कम 5 सदस्य होंगे। कमेटी पुनर्विचार के बिंदु तय कर मामलों की जांच करेगी। जो लोग नक्सल के आरोप में जो बंद हैं उन पर पुनर्विचार, उसके लिए समय है, वो पुनर्विचार करें, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में एक नई सरकार आने के बाद आज तक लगभग 1 महीने का समय हो गया है, लेकिन भूपेश बघेल और उनकी सरकार के द्वारा नक्सल मामले पर कहीं कोई लाइन ऑफ एक्शन, कोई नीति सामने नहीं आई है। पहले भूपेश बघेल जी को नक्सल के मामले पर और अपने इस बयान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। रमन सरकार की बुच कमेटी की सिफारिशों और उनके क्रियान्वयन पर सवाल उठे थे। कमेटी ने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिया कि वो सिर्फ अनुशंसा कर सकती है। जमानत देना या नहीं देना कोर्ट पर निर्भर करता है। अब सवाल ये है कि जब पुरानी कमेटी की जांच और सिफारिशों से कुछ नहीं बदला, तो नई कमेटी इस स्थिति को कितना बदल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बंदी आदिवासियों को क्या इंसाफ मिलेगा इस नई कमेटी से? यही सवाल है जिस पर आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस नेता हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रही हैं बेला भाटिया। बेला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। और मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदलपुर से जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहला सवाल राजेंद्र जी मुझे लगता है आपसे ही करना चाहिए। तमाम कोशिशों के बावजूद, कमेटी बनाने के बावजूद बीजेपी अच्छे दिन नहीं ला पाई उन 1500 आदिवासियों के लिए जो बंदी थे। क्या कांग्रेस उनके लिए अच्छा दिन का स्वरूप तैयार कर पाएगी? निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा, क्योंकि अभी तक स्थिति ये रही है ज्योति जी कि सुदूर वनवासी अंचल में या तो निरीह आदिवासी मारे गए हों, या बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में हजारों की संख्या में हमारे जवान शहीद हुए हैं। और हमसे ज्यादा इस दर्द को कोई इसलिए नहीं जानता क्योंकि झीरम घाटी में हमने अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को शहीद होते हुए देखा है। तो हमारे लिए नक्सली समस्या का समाधान हम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत छोटे से इलाके में, कोंटा के कुछ गांवों में नक्सली गतिविधियां प्रारंभ हुई, और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 सालों में वो जो छोटा सा पौधा था वो बढ़ करके विशाल वट वृक्ष का रूप धारण किया उसने। और हालत ये रही कि पूरे देश में जितनी नक्सली गतिविधियां होती थी और लोग मारे जाते थे,
उतनी बल्कि उससे कहीं ज्यादा अकेले छत्तीसगढ़ में लोग मारे जाते जी। तो अब वो होता यह था कि वहां नक्सलियों का भी आतंक था और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि कुछ प्रशासनिक आतंकवाद भी था। निरीह आदिवासियों को झूठे आरोप लगा करके बिना कारण जेल में डालने का काम बड़ी संख्या में किया गया। ये जो है कि झूठा एक जो बात है कि किस तरीके से साबित करेंगे, यही तो एक बहुत बड़ा मसला है। इसी पर ही तो डिबेट हम कर रहे हैं। बेला भाटिया जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बुच कमेटी की भी बात हम करें तो 650 से ज्यादा मामलों पर आप देखिए कि विचार किया गया। 350 मामले ऐसे थे जिस पर कि जमानत का विरोध नहीं करने की अनुशंसा भी की जा चुकी थी। आपको लगता है कि एक नई कमेटी बनाने के बाद में क्या न्याय हो पाएगा? नहीं, ये उम्मीद तो हम लोग को रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी स्थिति है वो बहुत बुरी है। तो इसीलिए भले ही भूतकाल में पूरा कार्य नहीं हो पाया, मगर हम लोग को भविष्य का सोचना है, इसलिए हम लोग को तो उम्मीद रखनी ही है। ठीक है, तो मैं वेलकम ही करूंगी ये जो नई कमेटी बन रही है और नया प्रयास हो रहा है, इसको मैं वेलकम करूंगी। चलिए, स्वागत आप कर रही हैं, ये अच्छी बात है कि नई कमेटी। आपको नहीं लगता बेला जी कि नई कमेटी के साथ शुरुआत से फिर से वापस सरकारी जो काम है वो वहां पर वापस करना पड़ेगा? वक्त इसमें किस तरीके से लगेगा, सरकार किस तरीके से विश्वास जीत पाएगी, ये तमाम चीजें हैं। चूंकि आप काफी करीबी से इन सब चीजों को देखती हैं, कहाँ पर पेच फंसता है, कैसे किसी को निर्दोष और गुनहगार साबित करने का जो मामला होता है वो बड़ा गंभीर होता है। किस तरीके से चुनौती होगी नई कमेटी के पास? नहीं, इसमें ऐसा है कि अभी जो नई कमेटी है ये अभी 2019 में बन रही है। तो निर्मला बुच वाली जो कमेटी थी वो उन्होंने अपना काम 2012 से उन्होंने अपना काम शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि उनका काम भी वेस्ट ना हो। हाँ, तो इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है वो भी, उसका भी पूरा असेसमेंट होना चाहिए, है ना, उसको भी पूरा लेना चाहिए। उन लोग के पूरे विचार, उनका जो पूरा सलाह था उस कमेटी का, वो पूरा लेना चाहिए और उससे फिर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आज के दिन में जेलों का एक स्वतंत्र एक जांच होनी चाहिए कि जेलों में किस तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, मनीष जी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। राजेंद्र, तो जैसे जेलों में संख्या की समस्या है। ठीक है, हाँ बताइए बेला जी, बोलिए, आप अपनी बात रख लीजिए पूरी। जी, तो जैसे कि जितना मैं देख पाई हूँ अभी तक कि जेलों में एक तो ओवरक्राउडिंग की समस्या है कि किसी भी जेल में जितनी क्षमता मतलब जो उसकी जो क्षमता है उससे कई अधिक मात्रा में उसमें बंदी हैं। तो जैसे कि अगर हम सेंट्रल जेल जगदलपुर ही ले लें तो उसकी जो क्षमता है वो 1351 है, मगर उसमें जो आज के दिन में जो बंदी हैं वो 2400 बंदी हैं। इसी तरह बस्तर संभाग के तकरीबन सभी जेलों में, बीजापुर जेल को छोड़ के जो अभी बस 2 साल पहले ही बना है, उस जेल को छोड़ के बाकी सभी में जितनी क्षमता है उससे कई अधिक संख्या में। नहीं बेला जी, मुझे लगता है यहाँ क्षमता की बात नहीं हो रही है, मगर फिर इसमें मुझे लगता है यहाँ क्षमता की बात नहीं हो रही है कि जेलों में कितनी क्षमता है उसकी बात नहीं हो रही। बात यहाँ पर ये हो रही है कि नई कमेटी जो बनी है क्या उससे न्याय मिल पाएगा, क्या आदिवासियों के साथ में बेगुनाह जो बंदी हैं उनको न्याय मिल पाएगा, ये एक अहम सवाल है। मनीष जी, आपको नहीं लगता, लगातार आप उस इलाके में रहे हैं, कवर आपने किया है, बड़ा एक हल्की सी एक बारीक लाइन होती है, आप देखिए कि बेगुनाह और गुनाहगार के बीच में साबित कैसे करेंगे, ये चुनौती तो रहती ही है ना। क्या उनके पास वकील मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, क्या वो अपने आप को साबित कर पाते हैं, किस तरीके की चुनौतियां रहती हैं? आपने इन चीजों को तमाम कवर किया है, काफी नजदीक से देखा है। देखिए, बस्तर में जो आम बंदी और नक्सली बंदी में एक बहुत बड़ा अंतर देखने को आया है। आमतौर पर नक्सल बंदी जिनको अरेस्ट किया जाता है, जेल में भेजा जाता है, उनसे लोग देशद्रोही टाइप का व्यवहार करते हैं, जबकि स्थिति ये रहती है कि आमतौर पर इन जो लोगों को जिनकी गिरफ्तारी होती है उनके खिलाफ पुलिस कोर्ट में सबूत भी पेश नहीं कर पाती। तो ये मामले बहुत ज्यादा न्यायालय में टिक नहीं पाते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों तरह के जो बंदी हैं इन पर जो है अलग अलग मानक से इन पर विचार करना चाहिए।
दूसरी बात जो निर्मला बुच कमेटी की है, मेरा ऐसा मानना है ये कमेटी जो पिछली बार जो थी, ये कमेटी सही ढंग से काम नहीं कर पाई। इसको लेकर के सरकार ने, जो भाजपा सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इसका गठन किया था और इस कमेटी को पूरे अधिकार नहीं मिले थे, जिसकी वजह से ये कमेटी, लेकिन कमेटी के मनीष जी, कमेटी के अपने अधिकार तो सीमित है ना। आप समझिए मनीष जी कि कमेटी के अपने अधिकार सीमित होते हैं, वो अनुशंसा कर सकती हैं, वो एक्शन नहीं ले सकती हैं। यहाँ पर कोर्ट को ही दखल देना होता है। ऐसे में फिर कमेटी के ऊपर हम कैसे सोचें? कमेटी ने अपना काम किया, 650 पे उन्होंने विचार किया, 350 आंकड़े उन्होंने बता दिए कि इसमें जमानत का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे में फिर कमेटी की भी तो अपनी सीमाएं होती हैं, इसमें कैसे काम करेगी कमेटी? नहीं, फिर ऐसी कमेटियों का क्या औचित्य? भाई, आपने, पुलिस ने जो आपको आंकड़े दिए, उन आंकड़ों के हिसाब से आपने विचार किया। विचार करने के बाद अब मामले न्यायालय में है, उस पर जो कहीं ना कहीं पुलिस को ये प्रमाणित करने पड़ेंगे कि भाई ये लोग दोषी हैं, उस मामले में ये इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है पुलिस ने जो मामले बनाए हैं वो न्यायालय में ज्यादा टिक नहीं पाए हैं। अधिकांश लोग जो है निर्दोष साबित हुए हैं। ऐसे में ऐसी कमेटियों का, अगर हम नक्सल मामले पर अगर हम देख रहे हैं, नक्सल मामले पर हम अगर उसका एक शांतिपूर्ण दिशा में समाधान के लिए अगर बढ़ना चाहते हैं, तो हमको एक व्यापक अधिकार वाली समिति का गठन करना पड़ेगा, जो समिति गुण दोष के आधार पर और फैक्ट के आधार पर, क्योंकि अगर उन पर गलत मामले तो नहीं बने, ये भी तो देखना जरूरी होगा। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि कमेटी पे कमेटी बनती चले जाती है, से बात नहीं कर पाए। बिल्कुल मनीष जी, कमेटी बनती चली जाती है और देखिए आप सरकार बदल गई, फिर एक नई कमेटी का गठन होगा। ऐसे में फिर न्याय की बात रह जाती है कहीं ना कहीं। आपको लगता है क्योंकि सरकार का नियंत्रण अगर नहीं होगा तो फिर सरकार इसमें करेगी क्या? क्योंकि कमेटी का काम है। रविंद्र जी, ये सवाल आपसे है। जब विपक्ष में आप लोग थे तब आप लोगों ने मामला उठाया भी था, और अब आप सत्ता पक्ष में हैं, एक नई कमेटी का आप गठन कर रहे हैं। रास्ता क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको बेगुनाहों को छुड़ाना भी है और गुनाहगारों को सजा भी दिलानी है, संदेश भी जनता के बीच में जाना है। आपको नहीं लगता चुनौती है ये? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये डॉक्टर रमन सिंह की सरकार नहीं है, ये भूपेश बघेल की सरकार है। ठीक है, पहला तो ये अंतर पूरी तरह से समझ लीजिएगा। और भूपेश बघेल की सरकार ने, अभी तो 20 दिन हुए हैं, 20 दिन में जिस तरह से प्रशासनिक निर्णय लिए हैं, हमारे घोषणा पत्र को प्रारंभिक अवस्था से जिस तरह से अमली जामा पहनाने का काम हुआ है, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, इतनी तीव्रता से तो बताने लो, मेरी बात सुन लीजिए ना। बस्तर का मामला था, लोहांडी गुड़ा, वहां पर टाटा ने लिख करके दे दिया कि भाई हम प्लांट नहीं लगाएंगे, हम उद्योग धंधों को निश्चित रूप से प्रोत्साहित करना चाहते हैं, मगर कोई उद्योग धंधा लिख करके दे दे कि हम प्लांट नहीं लगाना चाहते, तो 2005 से अधिग्रहित की गई भूमि हम अभी वापस कर रहे हैं आदिवासियों को, और वो इसलिए क्योंकि हम आदिवासियों का विश्वास जीतना चाहते हैं। आप नक्सली समस्या के जड़ में आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि मैं पीड़ित लोगों से बात करूंगा, वो लोग जिनके परिवार का कोई सदस्य शहीद हुआ है, मारा गया है, कोई माँ अपने बेटे से वंचित हो गई है, बहन विधवा हो गई है, बच्चे अनाथ हो गए, तो उस परिवार के सदस्य से बात की जाएगी। फिर उस गांव के लोगों से चर्चा की जाएगी, जो नक्सली प्रभावित गांव है वहां के लोगों से चर्चा करके उसका रास्ता निकाला जाएगा। और उसके बाद मनीष जी हुए, बेला जी हुए, इस तरह के प्रबुद्ध लोगों से भी चर्चा की जाएगी। लेकिन चर्चा और बैठकों का दौर तो लंबा चलता है ना राजेंद्र जी, यही तो मैं पूछ रही हूं। तो एक दिन में समस्या का समाधान होगा क्या? फिर भी कोई नहीं, मुझे ये बताइए, अभी तो कमेटी बनी है, ठीक है, कमेटी बनी है, ये कमेटी को काम करने दीजिए। लेकिन कमेटी की अनुशंसा पर लीगल काम की पावर नहीं होता है राजेंद्र जी। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपके ऊपर है कि आप कमेटी को कितना अधिकार देना चाहती हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। हम बुच कमेटी की जो सिफारिश थी उसको क्या किया गया, उसको तो रद्दी के बस्ते में डाल दिया गया ऐसा लगता है। मगर भूपेश बघेल जी जो कमेटी बना रहे हैं, ये कमेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी समझदारी के साथ काम करेगी, सारे लोगों से काम मिल करके बात करके, और फिर उसके बाद निष्कर्ष अपना सरकार के सामने देगी, और सरकार उसको अमली जामा पहनाएगी, उसको क्रियान्वित करेगी। सवाल इस बात का है कि जो कमेटी है उसको कितनी गंभीरता, यहां पर आपने अभी दिखाया ना, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उस कमेटी में शामिल किया जा रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है। तो उस कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह से गंभीरता से लिया जाएगा, नहीं तो प्रशासनिक आतंक का यह हाल था कि अभी बैठे हैं मनीष जी, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनको जानता हूं,
मैंने वो हालत भी देखा है जब कलेक्टर पत्रकारों को सीधा धमकी दिया करते थे, बस्तर और सुदूर वनवासी इलाके के कलेक्टर, मैंने वो हालत देखी है। तो आम नागरिकों के साथ, आम आदमियों के, आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे वो समझना पड़ेगा। राजन जी, इसके जो कानूनी पेच होंगे, कानूनी पहलू होगा जो कि नतीजे तक पहुंचेगा, किस तरीके से आदिवासी जो बंदी है निर्दोष वो बाहर आ पाएंगे, कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी। मनीष जी, आप हमारे साथ में बने हुए हैं, आपने राजन तिवारी जी की बातों को भी सुना। आपको लगता है कि जो कमेटी बनाई जाती है उसको अगर पावर दे दिया जाए, उसको अगर अधिकार संपन्न कर दिया जाए, तो उस कमेटी के जो भी नतीजे होते हैं वो प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट हो पाते हैं? बिल्कुल होंगे। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत कुछ नियत का सवाल है। आपकी सरकार या समिति को गठित करने वाला जो नियोक्ता है उसके नियत पर बहुत चीजें मतलब असर डालेंगी। और अभी तक चूंकि कांग्रेस विपक्ष में रही है, अब कांग्रेस सत्ता में आई है, ये उन्हीं मुद्दों पर सरकार की लगातार आलोचना करते रहे हैं कि सरकार जो है, सरकार की नीयत साफ नहीं है और सरकार इस मामले में जो है बहुत कागजी कार्रवाई कर रही है और पावरलेस कमेटियों का गठन कर रही है। आमतौर पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि ये सरकार का गठन अभी हुआ है, 1 महीने भी नहीं हुए हैं सरकार के गठन के, और 1 महीने के अंदर अगर कोई डिसीजन सरकार लेती है कि नक्सलवाद के खिलाफ हम जो विचाराधीन जो बंदी हैं उन पर हम विचार करेंगे और एक नई कमेटी गठित करेंगे, तो इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कमेटी गठित होगी जो कि पिछली कमेटी से ज्यादा पावरफुल होगी। मेरा ऐसा मानना है कि आमतौर पर जो कमेटी गठित हो, कम से कम पुलिस के द्वारा बनाए हुए जो मामले हैं उनकी जांच का अधिकार इस कमेटी को मिलना चाहिए। वो ये बात प्रमाणित करे कि जिन लोगों को निरुद्ध किया गया है, जिन लोगों को नक्सल मामलों में अंदर किया गया है, ये वाकई उस मामले में संलिप्त है या नहीं है, और अगर संलिप्त है तो निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर निर्दोष है तो उसके खिलाफ जो है सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। ये निश्चित रूप से सरकार की नियत का मामला है और मुझे लगता है कि भूपेश सरकार की ने ये जो कदम उठाया है ये स्वागत योग्य कदम है और हमें अभी इंतजार करना चाहिए कि ये कमेटी कैसी बनती है। चलिए, शुरुआत अच्छी है, शुरुआत अच्छी है मनीष जी, शुरुआत अच्छी है और जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि नियत अच्छी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कमेटी आगे काम कैसे करेगी। बेला जी, यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, काफी करीब से उन लोगों को आपने देखा है, यहाँ पर क्या ऐसी कई बार स्थिति होती है कि वो अपने निर्दोषता को साबित करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, क्या उनके पास में पूरे इंतजाम होते हैं? क्या उन्हें वकील मिल पाता है? क्या वो अपनी बातें रख पाते हैं? क्या इस तरीके के मामले आते हैं सामने? मुझे लगता है कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको सबसे पहला जो स्टेप है न्याय का, कि उनको एक ठीक वकील मिल पाना, वो ही नहीं मिल पाता है। तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे, कमेटी अपना काम तब कर पाएगी सबसे पहले अगर नंबर 1 स्टेप जो है कि वो स्वतंत्रता से, मतलब बिना किसी के डरे, वो उनको उतना पावर दिया जाए कि वो स्वतंत्र होके पूरा प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले उसकी वो जांच करें। और अगर थोड़ा भी, अगर मुझे लगता है वो उनको ये स्वतंत्रता दी जाएगी तो फिर वो कमेटी वो देख पाएगी कि किस तरह से यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट बहुत ही छोटा है ना। और जैसे अभी जगदलपुर में ही 2500 जितने जो बंदी हैं उनमें से केवल 900 कन्विक्टेड हैं, बाकी सब अंडर ट्रायल्स हैं, विचाराधीन हैं। एक बात, दूसरी बात कि नक्सल का धारा देकर, हाँ, ऐसे बहुत लोगों को अंदर बिल्कुल लाया काफी गंभीर होता है। CSPS से जो एक्ट है, छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट जो है, मेरे विचार से छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट को अभी खारिज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी काम नहीं है जो नक्सली करते हैं जो IPC के अंदर कवर नहीं हो सकता है। तो CSPS का क्या मतलब है? CSPS से एक स्पेशल टाइप का पावर दे देता है पुलिस को, और कितने कैदी ऐसे हैं जो आज के दिन में CSPS के में है या UAPA में है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे ही आप पर लग जाता है तो आपको 3 महीने के अंदर जो चालान भरना होता है वो सीधे 180 दिन हो जाता है, 6 महीने हो जाता है। इसका मतलब कैदी को, ये मतलब बंदी को तो जेल में 6 महीने तो रहना ही है, मतलब चालान फिर आएगा, फिर ट्रायल होगा। हाँ, तो इसी तरह से यही कारण है कि आज के दिन में बस्तर संभाग के पूरे इस एरिया में 75 to 80% जो पूरे जो बंदी हैं वो सभी नक्सली हैं।
बिल्कुल राजन जी, आपने सुना बेला जी अधिक मात्रा है, बहुत सही बात वो कह रही हैं। आप देखिए कि इसको समझना होगा आपको, और ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कमेटी हो, वहां पर आपको तमाम पैरामीटर्स तय करने होंगे, उनको पावर देना होगा। जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं, आपको लगता है कि जड़ से लेकर आपको वापस वहां तक आना होगा तहकीकात के लिहाज से? देखिए ज्योति जी, पहली बात तो ये स्पष्ट समझ लीजिए कि आदिवासियों ने कांग्रेस की इस सरकार को, भूपेश बघेल को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब हमारी सरकार की और भूपेश बघेल जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आदिवासियों के प्रति, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मनसा वाचा कर्मणा समर्पित रहे, जो हैं वो। हम निर्दोष लोगों को जेल में डाले जाए, इसके घोर विरोध में है। दुर्भावनावश हम लोगों के पास इस प्रकार की भी जानकारी है, जो जैसा मनीष जी कह रहे थे, बेला जी ने तकनीकी बात कही, मैं उनकी बात का भी समर्थन करता हूं। असल बात यह है कि हम लोगों के पास इस बात की जानकारी थी कि दुर्भावनावश झूठे आरोप लगा करके कई लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया है। तो ये काम तो भूपेश बघेल जी की सरकार बिल्कुल नहीं करने वाली है, और अगर किसी ने इस तरह की हरकत की तो उसको दंडित भी किया जाएगा। और जो निर्दोष लोग हैं जेल के अंदर, उनको किस तरह से छुड़ाया जाए उसकी पूरी समीक्षा होगी, और हमारा ये प्रयास होगा कि सुदूर वनवासी अंचल में रहने वाले जो आदिवासी भाई हैं, उनका जीवन स्तर ठीक हो सके। उन पर झूठा दोषारोपण, अगर नक्सली गतिविधि में शामिल हैं और सचमुच दोषी हैं, तो वो एक अलग बात है। जैसा मनीष जी ने कहा ना, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, मगर कोई निर्दोष है और केवल दुर्भावनावश कोई खास थानेदार, कोई खास पुलिस का अधिकारी उसके प्रति दुर्भावना रखता है और उसके कारण जेल में डाल दिया है, तो ये बात तो हम लोगों को स्वीकार नहीं है बिल्कुल। और ऐसे निर्दोष लोगों को छोड़ने की दिशा में प्रारंभिक कार्रवाई की जाएगी, और एक कमेटी भी इसीलिए बनी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण इरादे की बात आपने की राजेंद्र जी। कमेटी के अलग अलग पहलू हैं जिस पर हम अलग अलग चर्चा भी कर रहे हैं। बेला जी ने भी उसका एक मुद्दा उठाया, आपने भी बताया कि इस तरीके से पावरफुल वो होगी। यहाँ पर मनीष जी समझने की बात ये होगी कि अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी भाजपा के एक प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये सारी समस्या की देन उन लोगों की है, यानी सुपा बोले तो बोले, चल्ली बोल रही थी। नक्सली गतिविधियों के मामले में वो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जिन्होंने इस प्रदेश को इस भयावह स्थिति में लाने का काम किया है। जी, अब आप पूछिए। चलिए मनीष जी, यहाँ पर यह देखना होगा कि कमेटी बनी थी, बीजेपी में भी तमाम काम हुआ था। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिस पर यहाँ पर अमल में नहीं लाया गया? क्या कुछ ऐसे पेच आपको समझ में आते हैं जिस वजह से अमल में लाया नहीं गया, या इधर पे जाकर अनुशंसा जो की गई उस पर अमल नहीं किया गया? देखिए, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि भाजपा की जो सरकार है, मतलब मैं बड़े गंभीरता पूर्वक बोलता हूं, भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं पुलिस के बताए हुए मार्ग पर ही चलती रही है। आमतौर पर यह देखने की जरूरत है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल जनप्रतिनिधियों को नक्सल उन्मूलन के लिए क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया। भाई, जिन लोगों को वहां की जनता ने वोट दे करके निर्वाचित किया है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती थी, शामिल करना चाहिए। आखिर वो उन जनप्रतिनिधि, आखिर वो उनके जनप्रतिनिधि हैं, और बिल्कुल यही जो बात थी, और बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आ जाती है। जो शुरुआत में भी हमने देखा था कि बात यहाँ पर नियत की आ जाएगी कि अनुशंसा अगर की भी जाती है तो उस पर नियत होगी तो ही अमल हो पाएगा। और हमें भी उम्मीद है, हमें भी पूरी तरीके से भरोसा है कि अब शायद कुछ अच्छा हो पाएगा। हमारी नीति और नियत दोनों साफ है, इतना विश्वास दिलाता हूं मैं। आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।